हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइजन प्रिंसिपल। स्टूडेंट्स, टॉपिक का नाम से ही आपको पता लग रहा है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइजन प्रिंसिपल। तो स्टूडेंट्स, आपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में हमने स्टडी किया था। अगर आपने अच्छे से रे ऑप्टिक्स को आपने अच्छे से स्टडी किया है तो आपको मालूम है कि आपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में आपने क्या किया था। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमने यही किया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता था कि जो इंसिडेंट रे होती है, रिफ्लेक्टेड रे होती है एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है। और सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस की जो वैल्यू होगी वो इक्वल होगी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर। ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमने स्टडी किया हुआ है। आज के टॉपिक में हमने स्टूडेंट्स लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को ही हमने डिराइव करना है, लेकिन किसके बेसिस पर? हाइजन प्रिंसिपल के बेसिस के ऊपर। तो स्टूडेंट्स, हमें पता ही है कि हाइजन प्रिंसिपल क्या होता है कि अगर हमने वेव की ज्योमेट्री के बारे में डिटेल में स्टडी करना है तो हमें हाइजन प्रिंसिपल के बारे में पता होना चाहिए। हमने अगर नई पोजीशन फाइंड आउट करनी है वेव फ्रंट की आफ्टर टाइम टी वेव फ्रंट कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, तो उसको भी हम किसकी हेल्प से आप फाइंड आउट करते हैं। जो वेव फ्रंट होता है, अगर उसकी न्यू पोजीशन को हमने फाइंड आउट करना है आफ्टर टाइम टी, कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है, तो उसको हम हाइजन प्रिंसिपल की हेल्प से ही हम फाइंड आउट करते हैं। तो हाइजन प्रिंसिपल अब आपको पूरा क्लियर हो गया है। तो हमने इसी की हेल्प से ही हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को आज हमने डिराइव करना है विद द हेल्प ऑफ हाइजन प्रिंसिपल। तो आपने हाइजन प्रिंसिपल आपको समझ में अगर आ गया होगा तो आपको ये टॉपिक समझने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है कि हाइजन प्रिंसिपल क्या होता है। अब इस टॉपिक में भी मैं इसको थोड़ा सा क्या करूँगी, रिवाइज करवाऊँगी आपको कि हाइजन प्रिंसिपल क्या है। तो स्टूडेंट्स, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यूजिंग हाइजन प्रिंसिपल बाय यूजिंग हाइजन प्रिंसिपल एंड ड्राइंग द स्केचेज ऑफ वेव फ्रंट्स शो हाउ ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड from a polished surface and hence verify that angle I is equal to angle R। तो पहले तो आपको क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए कि आपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को हमने डिराइव करना है विद द हेल्प ऑफ हाइजन प्रिंसिपल। तो स्टूडेंट्स, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में आपको पता है, आपने ये किया था। ये हमारे पास मान लो ये कोई प्लेन सरफेस, कोई ये मिरर है फॉर एग्जांपल के लिए, ये मैं जस्ट ऐसे रिवाइज करवाने के लिए आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर हमने स्टडी किया था कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट यहाँ पर मिरर से जब भी रिफ्लेक्ट होगी, ये हमारे पास क्या था, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस था। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से हमने क्या ड्रॉ किया था, यहाँ पर एक नॉर्मल हमने ड्रॉ किया था, ये नॉर्मल है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ पर लाइट अगर स्ट्राइक हो रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रे ऑफ लाइट है वो इस डायरेक्शन में क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उसको हम नॉर्मल के साथ बनाते थे। तो यहाँ पर हमने नॉर्मल लाइन, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस था जहाँ पर रे ऑफ लाइट, जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट क्या कर रही है, स्ट्राइक कर रही है। और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, यहाँ से जो रे ऑफ लाइट है रिफ्लेक्ट होकर इस डायरेक्शन में जा रही है। तो जो एंगल आई हमने किसके साथ बनाना था, नॉर्मल रे ऑफ लाइट, जो नॉर्मल रे है उसके साथ हमने क्या बनाना था, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो वैसे ही एंगल आर, तो यहाँ पर हमने यही डिराइव करना है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो आपको पता लग गया है पहले ही क्वेश्चन का जो आंसर है यही है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को हमने डिराइव करना है विद द हेल्प ऑफ हाइजन प्रिंसिपल। तो अब स्टूडेंट्स, हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाना है। तो यहाँ पर मैं आपको ये डायग्राम यहाँ पर बना रही हूँ। यहाँ जैसे हम इसको डायग्राम को मैं बना रही हूँ ताकि हमें अच्छे से पूरा स्पेस हमें मिल जाए।
ये हमारे पास स्टूडेंट क्या रहेगा, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहेगा। इसको मैं नाम बता रही हूँ एक्स वाई। तो यहाँ पर क्या होगा, जो प्लेन जो वेव फ्रंट होगा वो इंसिडेंट होगा। ये यहाँ से क्या होगा, जो रे ऑफ लाइट है वो क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। तो सबसे पहले मैंने आपको लास्ट टॉपिक में ये भी बताया था स्टूडेंट्स कि आपको पता होना चाहिए कि अगर ये डायरेक्शन हमारे पास, कि ये डायरेक्शन अगर रे ऑफ लाइट की है, अगर रे ऑफ लाइट, ये फॉर एग्जांपल के लिए मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, ये डायरेक्शन अगर रे ऑफ लाइट की है तो जो प्लेन जो वेव फ्रंट रहेगा उसकी डायरेक्शन इसके बिल्कुल नॉर्मल रहेगी, बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहेगा। जो प्लेन वेव फ्रंट रहेगा उसकी डायरेक्शन कैसी रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी। तो ये आपको पता है कि ये लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ ए वेव। तो जैसे ये हमारे पास रे ऑफ लाइट है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो यहाँ पर जो बनने वाला एंगल है वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। जो वेव फ्रंट होगा वो बिल्कुल इसके नॉर्मल होगा। तो यहाँ पर भी ये जो वेव फ्रंट है रे के साथ कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, ये 90 डिग्री का। तो मैंने आपको पीछे भी आपको टॉपिक में मैंने ये पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने आपको पूरा ये क्लियर किया है कि ये अगर रेज ऑफ लाइट है तो जो इसके जो बिल्कुल जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम क्या बनाएंगे, वेव फ्रंट। वेव फ्रंट की डायरेक्शन क्या रहेगी स्टूडेंट्स, बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर रहेगी। ये जस्ट एक रफली है, मैं आपको ऐसे समझा रही हूँ। तो अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस ले लिया है, और रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस है यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस हैं वो क्या हो रही हैं, जो लाइट रेज है वो क्या हो रही है, यहाँ पर फॉल हो रही है। तो ये हमारे पास, ये मैं एक रे ले रही हूँ, यहाँ पर मैं दिस वन, ये एक रे ऑफ लाइट है जो यहाँ पर फॉल कर रही है इस सरफेस के ऊपर। इसको मैं ए पॉइंट बता रही हूँ, और उसी तरह ये सेकंड रे ऑफ लाइट है जो इसके बिल्कुल पैरेलल में है, ये इसके बिल्कुल पैरेलल में है। ये रे ऑफ लाइट ये बी ले लेते हैं हम, ये रे ऑफ लाइट ए है और ये बी है, और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अब हमें पता है स्टूडेंट्स कि प्लेन वेव फ्रंट कब बनता है। प्लेन वेव फ्रंट कब बनता है ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि प्लेन वेव फ्रंट जब हमारे पास ये एक पॉइंट सोर्स है, और पॉइंट सोर्स क्या कर रहा है, लाइट को एमिट कर रहा है इन ऑल द डायरेक्शन। और आपको पता ही भी है कि यहाँ पर क्या होगा कि जो हमारे पास जो वेव फ्रंट बनेगा जो बहुत दूर होगा, जिसका डिस्टेंस पॉइंट सोर्स से बहुत ज़्यादा दूर होगा, तो वहाँ पर हमें क्या बनता हुआ दिखाई पड़ता है, उसी स्फेरिकल वेव फ्रंट में हमें एक प्लेन वेव फ्रंट बनता हुआ दिखाई पड़ता है। ठीक है, जब पॉइंट सोर्स, जब जो सोर्स है वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर लाई कर रहा है, ठीक है, बनेंगे तो स्फेरिकल ही वेव फ्रंट पर, लेकिन उसका जो एक जो पार्ट होगा यहाँ पर ये कैसे दिखेगा, हमें प्लेन की तरह दिखेगा। जब हमारा पॉइंट सोर्स कैसा होगा, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर होगा। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, इस डायग्राम में भी, कि बहुत सारे जो प्लेन वेव फ्रंट हैं वो रे के साथ क्या करेंगे, पहले ये जो प्लेन वेव फ्रंट यहाँ पर आ रहा है, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन रहेगा, 90 डिग्री पर लाई करेगा। और जब हमारे पास यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि जो प्लेन जो वेव फ्रंट है वो यहाँ पर इंसिडेंट करेगा एट पॉइंट ए, यहाँ पर। अब देखो ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर फॉर्म करेगा। जैसे ये ए रे है तो ये वेव फ्रंट है, ये वेव फ्रंट कौन सा है, ए और बी। अब ऐसा नहीं है कि इसमें हम एक ही वेव फ्रंट आ रहा है, ये रेज हैं तो यहाँ पर और भी वेव फ्रंट्स आ रहे हैं। अब हमने बताना है कि अब इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, एक वेव फ्रंट इंसिडेंट हो रहा है, यहाँ तक पहुँच गया है वेव फ्रंट,
इस वाले सरफेस के ऊपर जहाँ पर इंसिडेंट कर रहा है। ये प्लेन वेव फ्रंट ए बी इज इंसिडेंट एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए। तो अब आपको ये भी मालूम है कि जो वेव फ्रंट होगा वो रे ऑफ लाइट के ऊपर क्या होगा, मतलब उन दोनों के बीच में जो एंगल जो फॉर्म हो रहा है वो 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। तो स्टूडेंट्स ये तो ए बी क्या है, वेव फ्रंट है, ए बी क्या है, वेव फ्रंट है। अब अगर आपने हाइजन प्रिंसिपल अगर आपने स्टडी किया है तो आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू हाइजन प्रिंसिपल ए बी जो वेव फ्रंट है उसका हर एक पॉइंट एक सोर्स की तरह एक्ट करेगा, सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस यहाँ पर एक्ट करेगा। उसका हर एक पॉइंट यहाँ पर ले सकते हैं, यहाँ पर ले सकते हैं, कोई भी पॉइंट ले लो आप। वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट कैसा शो कर रहा है, जैसे ये हमारे पास एक वेव फ्रंट है, ये हमारे पास एक वेव फ्रंट है, प्लेन वेव फ्रंट ए बी। इसका हर एक पॉइंट सोर्स की तरह एक्ट कर रहा है। कैसा, सोर्स की तरह एक्ट कर रहा है। तो ए पॉइंट क्या करेगा, ए पॉइंट यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या होगा, ए पॉइंट पर आपने बताना है कि एवरी पॉइंट ऑन वेव फ्रंट इज ए सोर्स ऑफ न्यू डिस्टरबेंस विच प्रोड्यूस सेकेंडरी वेवलेट्स। ए पॉइंट से भी क्या होगा, सेकेंडरी वेवलेट्स क्या होंगे, एमिट होंगे, और उनकी जो शेप होगी वो भी कैसी होगी, स्फेरिकल शेप में होंगे। वो ऐसे आप बता सकते हैं इसको, ऐसे करके पूरा ये स्फेरिकल शेप। चाहे आप यहाँ पर ले लो, इस पॉइंट से भी सेकेंडरी वेवलेट्स आ रहे हैं, बी पॉइंट का ये वाला पॉइंट ले लो तो यहाँ से भी क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं, सेकेंडरी वेवलेट्स। क्योंकि अगर हाइजन प्रिंसिपल आपने स्टडी किया है तो आपको पता ही है कि अगर ये पॉइंट सोर्स है तो पॉइंट सोर्स ये एक वेव फ्रंट बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट सोर्स क्या करेगा, क्योंकि ये जो सोर्स ऑफ लाइट है ये एक तरह से सेंटर ऑफ डिस्टरबेंस है, वो क्या करेगा, वेव को स्प्रेड करेगा इन ऑल द डायरेक्शन, चारों डायरेक्शन में क्या करेगा, वो वेव को स्प्रेड करेगा। ऐसा नहीं है कि इसी डायरेक्शन में, इसको आप फुल ऐसे सर्कल आप बना सकते हैं, लेकिन मैं अभी इसको यही बता रही हूँ। और हर एक पार्टिकल इस सोर्स से इक्वल डिस्टेंस पर लाई करेगा और सेम फेज में। अब सेम फेज भी आपको पता ही है, अगर आपने स्टार्टिंग में टॉपिक अब अच्छे से आपने स्टडी किया है तो आपको सेम फेज का आपको पता है, सेम फेज और इन फेज एक अलग टर्म है, इसको हम बाद में स्टडी करेंगे। तो अगर इन फेज नहीं है, हम अभी स्टडी करने वाले, हम सेम फेज की हम बात कर रहे हैं कि सेम फेज क्या होता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर ये हमारे पास एक पॉइंट सोर्स है, तो पॉइंट सोर्स से है जो वेव है वो हर एक डायरेक्शन में क्या हो रही है, ऑरिजिनेट हो रही है, ठीक है। हर एक डायरेक्शन में यहाँ से वेव क्या हो रही है, स्प्रेड हो रही है, लाइट वेव्स एमिट इन ऑल द डायरेक्शन। तो अब आपको पता है कि अगर ये वेव है तो क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में वेव क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो अगर मैं ट्रफ वाला पार्टिकल ले रही हूँ तो सेम फेज क्या होगा, अगर मैंने यहाँ ट्रफ वाला पार्टिकल लिया है तो ये भी ट्रफ वाला पार्टिकल मैं लूँगी, इसके आगे भी ट्रफ वाला पार्टिकल लूँगी और इसके नेक्स्ट भी ट्रफ वाला पार्टिकल। तो जब ये पार्टिकल आपस में मिलेंगे तो एक तरह से क्या बनेगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट यहाँ पर फॉर्म होगा। फिर आगे आप क्रस्ट वाला पार्टिकल ले लो, तब भी एक तरह से, तो इसको आप क्या बोलते हो, सेम फेज। तो वहीं से ही तो क्या बना, वेव फ्रंट बना, कि जब जो पार्टिकल्स हैं वो किसी मीडियम में कैसे वाइब्रेट हो रहे हैं, सेम फेज में जब पार्टिकल्स वाइब्रेट होंगे, सेम फेज में जब पार्टिकल वाइब्रेट्स होंगे, ठीक है, मीडियम में, तो उसी से क्या बना है, वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट अब आपको पता है, तो मैंने बता दिया कि ए बी क्या है, एक वेव फ्रंट है और वो कहाँ पर इंसिडेंट हो रहा है, ए पॉइंट पर इंसिडेंट हो रहा है और किसके ऊपर, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमने एक्स वाई यहाँ पर लिया है। अब अकॉर्डिंग टू हाइजन प्रिंसिपल क्या कहेंगे हम, ईच पॉइंट ऑन दिस वेव फ्रंट ए बी, हर एक पॉइंट इस वेव फ्रंट पर एक सोर्स ऑफ न्यू डिस्टरबेंस क्या करेगा,
क्रिएट करेगा। और उसकी वजह से क्या होगा स्टूडेंट्स कि जो सेकेंडरी जो वेवलेट्स होंगे, जैसे बी से लेकर सी तक जितने भी सेकेंडरी जो वेवलेट्स होंगे, तो ये हमारे पास सी पॉइंट पर क्या है स्टूडेंट्स, एक ये यहाँ से रिफ्लेक्शन होगी, क्योंकि यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो बी से लेकर सी तक कितना टाइम लग रहा है सेकेंडरी वेवलेट्स को पहुँचने में, इस डिस्टेंस को कवर करने में। अब बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, मैं यहाँ पर बता रही हूँ, और ये बी पॉइंट है। तो बी पॉइंट से ये हमारे पास क्या रहेंगे, सेकेंडरी वेवलेट्स। अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस आगे आ रहा है, तो ये यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि कितना टाइम लगेगा इस वेवलेट को बी से सी तक पहुँचने में। समझ में आ रहा है आपको कि सेकेंडरी वेवलेट्स को जो बी पॉइंट क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है यहाँ से बी से लेकर सी तक, कितना टाइम लगेगा उसको यहाँ पर पहुँचने में, इस सरफेस तक, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्योंकि आफ्टर रिफ्लेक्शन आपको पता है कि जो रे ऑफ लाइट है वो आपने बताना है कि ये हमारे पास ये रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन के लिए सेम मीडियम है। अगर एयर मीडियम की हम बात कर रहे हैं तो एयर मीडियम ही है यहाँ पर, क्योंकि लाइट रेज यहाँ पर क्या हो रही हैं, रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्लेक्ट। ठीक है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस लिया है, क्योंकि हमने यहाँ पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को ही हम स्टडी कर रहे हैं इस टॉपिक में। तो कितना टाइम लगा बी से लेकर सी तक पहुँचने में वेवलेट को, तो हमने इस डिस्टेंस को हमने निकालना है। ठीक है, तो वो हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास बी सी क्या है, डिस्टेंस है, v क्या रहेगा, स्पीड रहेगा, t क्या रहेगा, टाइम रहेगा। तो स्पीड स्टूडेंट्स क्या होता है, अब आपको पता है स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पर मैं स्पीड ले रही हूँ, v इज इक्वल टू डिस्टेंस b से लेकर c, BC ही ले रहे हैं हम, और टाइम कितना लग रहा है t। तो कितना टाइम लग रहा है यहाँ से, तो मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ कि टाइम की वैल्यू आ रही है हमारे पास BC अपॉन V। इतना टाइम लग रहा है B से लेकर C तक वेवलेट को पहुँचने के लिए। अब उसके बाद स्टूडेंट्स जितना टाइम, क्योंकि मीडियम क्या है, सेम मीडियम है, सेम मीडियम में ही वेवलेट क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। जितना टाइम बी से सी की तरफ पहुंचने में लगा है वेवलेट को, उतना ही टाइम, अब देखो ए पॉइंट से भी हमारी जो रे ऑफ लाइट है वो क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। ये यहाँ पर ये इस डायरेक्शन को मैं ए डैश ले रही हूँ और ये बी डैश। ओहो, इसको थोड़ा सा मैं इधर लिख रही हूँ, टाइम इज इक्वल टू वी सी अपॉन वी। तो स्टूडेंट्स इसको डायग्राम को आपने अच्छे से बनाना है। अब जितना टाइम यहाँ पर B से C की तरफ पहुँचने में लग रहा है वेवलेट्स को, उतना ही टाइम A से लेकर D तक पहुँचने में लगेगा इस वेवलेट को, A को D तक। तो हमने क्या करना है, हमने उतना ही क्या लेना है, आर्क लेना है, आर्क BC के बराबर, और A से लेकर D तक उसको क्या करना है, हम उसको ड्रॉ करेंगे। जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस हमारे पास ये भी आएगा। ऐसे करके हमने ड्रॉ कर देना है। और हमें पता है स्टूडेंट्स कि सेंटर, हमने A को क्या करना है, सेंटर लेना है, और उसकी जो रेडियस की जो वैल्यू होगी वो हमने लेनी है, किसके इक्वल लेना है, BC के बराबर। जितना BC होगा उतना ही ये भी रहेगा, AD रहेगा। और उसके बाद हमने टेंजेंट को क्या करना है, ड्रॉ करना है, क्योंकि जो वेवलेट होगा वो कैसा रहेगा, उसकी डायरेक्शन कैसी रहेगी, रे के ऊपर परपेंडिकुलर रहेगी। तो यहाँ तक आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं इसको एक बार दोबारा से आपको क्लियर कर देती हूँ कि हमने इसको कैसे करना है। तो स्टूडेंट्स पहले आपने
बिल्कुल अच्छे से इसको डायग्राम को अपने अच्छे से समझना है कि देखो हमने ये डायग्राम हम कैसे बना रहे हैं। बिल्कुल क्लियरली आपको डायग्राम पहले क्लियर होना चाहिए। तो ये हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, क्योंकि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को ही हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि I = R के बराबर हमने फाइंड आउट करना है अकॉर्डिंग टू हाइजन प्रिंसिपल। ये एक्स वाई क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो ये पैरेलल रे ऑफ लाइट यहाँ पर इंसिडेंट कर रही हैं, रिफ्लेक्ट दोनों जो रे ऑफ लाइट हैं वो बिल्कुल कैसी रहेंगी, एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल में आपने ड्रॉ करनी है, ए बी। और यहाँ पर जो बे फ्रंट होगा वो बिल्कुल इसके नॉर्मल आपने ड्रॉ करना है। 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर फॉर्म होना चाहिए। इस रेज के ऊपर देखो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इस रेज के ऊपर भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, क्योंकि जो बे फ्रंट रहेगा वो कैसा रहेगा, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द बे फ्रंट, गिव द डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ ए वेव, और उसी को ही हम रे ऑफ लाइट हम कहते हैं। परपेंडिकुलर लाइन को हमने ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास बे फ्रंट है और बे फ्रंट क्या है, ए बी। जितना टाइम यहाँ से देखो, यहाँ से रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है यहाँ से इस सरफेस से, क्योंकि जब रिफ्लेक्शन हो रहा है, क्योंकि सेम मीडियम की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ से ये रिफ्लेक्शन होने के बाद जो रे ऑफ लाइट है वो ऐसे चली जाएगी आगे। तो ये हमारे पास, जैसे मैं इसको बी डैश ले रही हूँ, तो जितना टाइम, कितना टाइम लगा, तो डिस्टेंस हमारे पास मैंने आपको बताया कि डिस्टेंस कितना हम ले रहे हैं, बी सी ले रहे हैं, और स्पीड क्या रहेगा, v रहेगा, और t क्या रहेगा, टाइम रहेगा। तो स्पीड क्या रहेगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो कितना टाइम लगा है वेवलेट को B से, क्योंकि हर एक पॉइंट, ये क्या है, ये बे फ्रंट है, ए बी बे फ्रंट है। अगर आपको हाइजन प्रिंसिपल आता है तो आपको पता है ये बे फ्रंट है, बे फ्रंट कैसे बना सब कुछ आपको पता है, अगर आपने पीछे वाले टॉपिक का आपने स्टडी किए हैं। अब हर एक पॉइंट इस बे फ्रंट का क्या प्रोड्यूस करेगा, एक सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स, यहाँ से सेकेंडरी वेवलेट्स यहाँ से एमिट होंगे, इस तरह ऐसे तरह के आपने बे फ्रंट यहाँ से एमिट होंगे। अब ये है कि यहाँ से एमिट हो रहे हैं और यहाँ पर सी पॉइंट पर बे फ्रंट, जितना टाइम यहाँ पर इस वेवलेट को पहुँचने में लगा बी से लेकर सी तक, उतना ही टाइम, क्योंकि अब ये भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो यहाँ से जो रे ऑफ लाइट है वो भी क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है ए पॉइंट से, ये ए डैश। तो जितना टाइम बी टू सी लगेगा उतना ही टाइम ए से डी की तरफ भी लगेगा। जितना डिस्टेंस ये रहेगा उतना ही डिस्टेंस हमारा, हमने क्या करना है, ए पॉइंट को अब हमने सेंटर बना लेना है, क्योंकि ए पॉइंट से भी क्या होंगे, सेकेंडरी वेवलेट्स एमिट होंगे, और उतना ही डिस्टेंस यहाँ से भी आपने ड्रॉ करना है। जितना बी सी का है, ए को सेंटर बनाएंगे और यहाँ पर आर्क ड्रॉ करेंगे। जितना टाइम, क्योंकि सेम मीडियम है, सेम मीडियम में सेम टाइम, जितना टाइम बी से सी की तरफ लग रहा है वेवलेट्स को पहुंचने में, उतना ही टाइम ए से डी तक लगेगा सेकेंडरी वेवलेट्स को पहुंचने में। और यहाँ से हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, अब आपको पता ही है कि जो वेवलेट्स होंगे वो रे ऑफ लाइट के ऊपर कैसे रहेंगे, वो कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनाना है। अच्छे से आपने इसको बनाना है आर्क को। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री होगा तो ये भी 90 डिग्री का एंगल होगा, ये भी 90 डिग्री का एंगल होगा। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है, ठीक है। तो अब मैं लिख सकती हूँ कि टाइम टेकन बाय द वेवलेट्स टू रीच फ्रॉम बी टू सी और फ्रॉम ए टू डी इज गिवन बाय बी सी अपॉन और इज इक्वल टू ए डी अपॉन वी, वेयर वी इज स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। तो यहाँ से हमें पता लग गया है कि जितना टाइम
वेवलेट को बी से सी में पहुंचने में लगा उतना ही टाइम ए से डी की तरफ लगेगा। तो अब आप निकाल सकते हैं कि यहाँ से तो बी सी किसके बराबर आ रहा है, ए डी के बराबर यहाँ पर आ रहा है, बी सी इज इक्वल टू ए डी। अब यहाँ से हमें ये भी पता लग रहा है स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन नंबर 1 हम दे देंगे कि ये जो वेव फ्रंट सी डी है, जो सी डी है ये ट्रू रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। ये कैसी है, ट्रू। सी डी क्या है, ट्रू रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ये इंसिडेंट वाली थी, ये रिफ्लेक्टेड वाली वेव फ्रंट है, ठीक है। इफ द सेकेंडरी वेवलेट्स फ्रॉम ऑल द पॉइंट्स ऑन द इंसिडेंट वेव फ्रंट टेक द सेम टाइम टू रीच द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट सी डी। तो उसके बाद अब हमने क्या करना है, जितना टाइम वेवलेट को बी से सी में पहुंचने में लगा उतने ही टाइम में वेवलेट ए से डी की तरफ पहुंच रहा है। तो यहाँ पर अब हमने एंगल को डिस्कस करना है। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि यहाँ पर हमने नॉर्मल में यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ, क्योंकि आपको पता है ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इंसिडेंस रहेगा। तो ये अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा उतना ही एंगल क्या रहेगा, रिफ्लेक्शन, ये नॉर्मल रहेगा। ये आई एंगल होगा तो ये आर एंगल होगा। तो ये हमने रिफ्लेक्शन के केस में हमने स्टडी किया है। तो स्टूडेंट्स ये क्या है, ये हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया है। तो ये आपने बताना है कि ये एंगल क्या होगा, आई, ठीक है। ये आपने बता देना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा ए पॉइंट पर। आपने लिया था कि ए पॉइंट पर यहाँ पर ये वेव फ्रंट ए बी क्या कर रही है, इंसिडेंट कर रही है किस सरफेस के ऊपर, रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस आपने एक्स वाई लिया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एंगल अगर आई है और ऐसे करके रे ऑफ लाइट आ रही है यहाँ से, और ये वेव फ्रंट है, ये ए पॉइंट है और ये एक वेव फ्रंट है, दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है स्टूडेंट्स, 90 डिग्री। आप सिर्फ इसको देखो, ये नीचे वाला सरफेस अभी नहीं देखो, ये तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये रे ऑफ लाइट आ रही है और वेव फ्रंट, दोनों के बीच में एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पर। तो ये आपने बता देना है टोटल एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। अगर ये एंगल आई है तो ये वाला एंगल कितना होगा स्टूडेंट्स, 90 डिग्री माइनस आई होगा, 90 डिग्री माइनस आई होगा। अब साथ में आपने ये भी बताना है कि ये तो नॉर्मल है और ये हमारे पास क्या है नीचे, एक्स वाई, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये एंगल टोटल, ये जो नॉर्मल है ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, इसके साथ ये कितना का एंगल बना रहा है इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ, 90 डिग्री। तो ये वाला एंगल भी आप निकाल सकते हो, क्योंकि ये टोटल एंगल 90 डिग्री है। तो इसमें से आपने ये 90 डिग्री माइनस आई को क्या करना है, माइनस करेंगे, क्योंकि ये वाला एंगल पूरा कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। ये पूरा एंगल 90 डिग्री है और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 90 डिग्री माइनस आई है। तो उसके बाद आपने ये वाला एंगल आपने निकालना है। तो ये कितना बनेगा, ये 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस आई, तो 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस माइनस प्लस आई। तो ये जो एंगल हमारे पास यहाँ फॉर्म हो रहा है ये एंगल आई आएगा। तो ये आपको पता लगना चाहिए पहले एंगल के बारे में। तो मैं ट्राइंगल, सबसे पहले फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी आप ड्रॉ करेंगे। तो मैं यहाँ पर ABC ट्राइंगल यहाँ पर बना रही हूँ। इस तरह ये ट्राइंगल हमारे पास बनी हुई है ABC। तो स्टूडेंट्स आपको पता है यहाँ पर ये एंगल आई यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। आपने राइट एंगल ट्राइंगल में आपने स्टडी किया है कि ये एंगल अगर थीटा होता है और ये एंगल 90 डिग्री है, थीटा के सामने ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है, और 90 डिग्री के सामने ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है, और नीचे ये क्या है, बेस है, ऐसे लेते हैं ना आप लोग।
तो यहाँ पर ये एंगल थीटा है, मतलब थीटा आई के बराबर है, तो एंगल के सामने वाली साइड क्या रहेगी स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर रहेगी। अब ये रे ऑफ लाइट है, ये बेव फ्रंट है, ये भी बेव फ्रंट है, ये इसके ऊपर क्या बना रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है। यहाँ पर आप देखेंगे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ 90 डिग्री। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो बेव फ्रंट रहेगा वो परपेंडिकुलर रहेगा रे ऑफ लाइट के, तो 90 डिग्री का यहाँ पर एंगल बन रहा है, तो ये 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के सामने हमारे पास क्या रहेगा, हाइपोटेन्यूज। तो आपको पता ही है यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, साइन थीटा हम निकाल सकते हैं। तो साइन आई हम निकालेंगे। साइन आई कितना आएगा स्टूडेंट्स, P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर क्या है, BC है और ये AC है। तो यहाँ पर BC = AC साइन आई हमारे पास आ रहा है, तो इसको मैं सेकंड इक्वेशन दे रही हूँ। वैसे ही फ्रॉम ट्राइंगल ADC, अब ADC में भी आप देखेंगे कैसे बन रही है ट्राइंगल। तो अब आपको पता है स्टूडेंट्स कि ये कौन सी रे ऑफ लाइट थी, ये रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट थी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पहले हमने यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करना है, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो ये आर एंगल बनेगा और ये बे फ्रंट है CD, ये CD ऐसे करके बे फ्रंट है और ये रेज ऑफ लाइट है। कितना डिग्री का एंगल यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, 90 डिग्री का एंगल ये बना रही है, 90 डिग्री का एंगल। तो टोटल आपने बता देना है, यहाँ पर ये एंगल 90 डिग्री माइनस R आएगा। तो ये जो आगे वाला जो एंगल होगा, अब जो नॉर्मल है सेम यही केस होगा। अब ये नॉर्मल है, नॉर्मल लाइन XY के ऊपर क्या हो, यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो यहाँ पर 90 डिग्री का जब एंगल बनेगा तो यहाँ पर 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस R, तो ये R के बराबर यहाँ पर फॉर्म होगा। जैसा हमने इंसिडेंस के केस में किया वैसे ही हम रिफ्लेक्शन के केस में हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स फ्रॉम ट्राइंगल ADC हमने दोबारा से इसको मैं रफली यहाँ पर बना रही हूँ। ये हमारे पास ट्राइंगल रहेगा, ये A पॉइंट है, ये D है और ये C है। ये CD क्या है, ट्रू रिफ्लेक्टेड बे फ्रंट है। तो यहाँ पर ये तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और यहाँ पर ये एंगल R बन रहा है, ठीक है। तो थीटा के सामने हमेशा कौन सी साइड रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी। थीटा के सामने परपेंडिकुलर साइड रहेगी, ये थीटा है, यहाँ पर R क्या है, थीटा है, परपेंडिकुलर है। और जहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है उसके सामने वाली क्या रहेगी, हाइपोटेन्यूज। तो अब आप यहाँ से साइन R भी हम निकाल सकते हैं। साइन R P/H, परपेंडिकुलर क्या है AD और H क्या है AC। तो यहाँ से AD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, AC साइन R के बराबर आ जाएगी। AD = AC साइन R। तो ये इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी हमारे पास, AD = AC साइन R। तो अब स्टूडेंट्स फ्रॉम 1 हम BC और AD आपस में क्या हैं, बराबर हैं। अब BC किसके बराबर है, AD के बराबर है। तो हम AD की जगह में BC भी पुट कर सकती हूँ। अब फ्रॉम 3 AD की जगह में BC भी पुट कर रही हूँ। BC = AC साइन ऑफ R। तो ये इक्वेशन हमारे पास 4th इक्वेशन आ रही है। अब फ्रॉम 2 and 4 सेकेंड इक्वेशन क्या थी, BC = AC साइन ऑफ I थी। और 4th क्या है, BC = AC साइन ऑफ R आ रही है।
तो ये इक्वेशन नंबर 5 हमारे पास यहाँ पर आ रही है। दोनों का लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो हम लिख सकते हैं ए सी साइन ऑफ आई इज इक्वल टू ए सी साइन ऑफ आर। तो ए सी से ए सी हम कैंसिल कर देंगे, तो साइन आई इज इक्वल टू साइन ऑफ आर। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि एंगल आई किसके बराबर आ रहा है, एंगल आर के बराबर आ रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने हाइजन प्रिंसिपल की हेल्प से हमने ये डिराइव कर लिया कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। तो यहाँ पर आपने कन्फ्यूजन नहीं करना है कि ये कैसे हमने एंगल लिए हैं, बिल्कुल भी आपने कन्फ्यूजन शो नहीं करना है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ये रे ऑफ लाइट है तो इसके ऊपर जो वेव फ्रंट है ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर फॉर्म कर रही है। अब ये इसके बिल्कुल यहाँ पर क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी आगे आप ऐसे बना रहे हैं, ठीक है। तो जो रे ऑफ लाइट है वो रिफ्लेक्ट हो रही है, तो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये नॉर्मल के साथ आर एंगल बनेगा, क्योंकि आपको पता है कि जो रिफ्लेक्शन होगी यहाँ पर नॉर्मल के साथ एंगल आप आर यहाँ पर बनाएंगे, यहाँ से ये रिफ्लेक्शन हो रही है। उसके बाद ये जो वेव फ्रंट है सी डी, ये जो ट्रू रिफ्लेक्टेड जो वेव फ्रंट है ये तो 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ये पूरा एंगल कितना है, अगर मैं इसी की बात करूं, ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट और ये सी डी की बात करूं तो ये 90 डिग्री है, आपको पता है ये 90 डिग्री है। और ये इस तरफ को क्या हो रहा है, ये 90 डिग्री है। तो ये जो नॉर्मल के साथ यहाँ पर जो आपने बनाना है ये कितना बचेगा, ये 90 डिग्री माइनस आर बचेगा ना, ये 90 डिग्री माइनस आर, 90 डिग्री माइनस आर। और उसके बाद आपको ये भी पता है कि यहाँ पर नीचे क्या है, ट्रू रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये नॉर्मल है, इसके ऊपर भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस आर कितना हो जाएगा, ये एंगल कितना के बराबर आ जाएगा, आर के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को हमने स्टडी कर दिया अकॉर्डिंग टू हाइजन प्रिंसिपल। अगर आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, डायग्राम को 1-2 बार अच्छे से रिटर्न प्रैक्टिस करेंगे, और आपको अगर मालूम है कि हाइजन प्रिंसिपल क्या होता है, सेकेंडरी वेवलेट्स कैसे एमिट होते हैं, ये प्लेन वेव फ्रंट कैसे बनता है, तो होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू।